नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम रियल बाजार में और मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका। रियल बाजार में हम बात करते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई जिनमें आपकी रुचि होती है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम सीधे तौर पर प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे बल्कि उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो प्रॉपर्टी को प्रभावित करती है। और इनमें सबसे अहम है शहर, जहां पर प्रॉपर्टी में निवेश होना है। तो आज के इस कड़ी में हम आपको बताएंगे पटना के विषय में। क्या पटना एक व्यवस्थित शहर है? क्या पटना एक प्लान्ड सिटी है? पटना बिहार की ही नहीं पूरे देश दुनिया की ऐतिहासिक नगरी रही है। इसका गौरवमयी इतिहास रहा है, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। देश के अव्यवस्थित शहरों में से एक है पटना। न शहर की कोई प्लानिंग है और न ही इस दिशा में कोई ठोस प्रयास। नतीजा बेतरतीब तरीके से शहर का विस्तार। बिहार के किसी कोने में जो जोगबनी में भी काम कर रहा है या किशनगंज में भी काम कर रहा है, कोई अफसर है तो पटना में रहना चाहता है। तो यही तो पटना की बहुत आबादी बढ़ गई। पटना में बहुत अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो गया है और पटना में कोई प्लानिंग नहीं है, न ट्रैफिक का प्लानिंग है, न कंस्ट्रक्शन को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तोड़ने का प्लानिंग है। किसी भी शहर को व्यवस्थित ढंग से बसाना सरकार का दायित्व होता है, जहां रहने वाले लोग शहर पर नाज कर सकें। और शहर के व्यवस्थित होने के कारण प्रॉपर्टी के रेट भी प्रभावित होते हैं। बसने के साथ साथ लोग ऐसे जगहों पर प्रॉपर्टी में निवेश को भी प्राथमिकता देते हैं। लेकिन पटना की स्थिति इन आधारों पर भी अन्य शहरों की तुलना में अलग है। यहाँ लोग बसने के लिए ही ज्यादातर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। कोई भी शहर व्यवस्थित तभी हो सकता है जब उसे मास्टर प्लान के मुताबिक बसाया जाए, लेकिन पटना के केस में ये भी आधा अधूरा ही रहा। पटना का पहला मास्टर प्लान 1961 में बना, जो 20 साल के लिए था। सरकार ने 1967 में उसे मंजूरी दी, लेकिन दुर्भाग्य से उस मास्टर प्लान का पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। सबसे शुरू में जो बना था शहर के विकास के लिए, वो टाउन प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट 1951 था। उसी के तहत पटना के विकास के लिए लोगों ने उस समय सोचा था। लेकिन बाद में इसको और क्या कहते हैं कि जब देखा गया कि ये कैपिटल टाउन है, तो उस एक्ट को बदल करके रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट बनाया गया, जो कि पहले 1974 में बाई ऑर्डिनेंस चला और 81 में इसका शेप लिया। और उसके तहत क्या कहते हैं पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्रिएशन हुआ, एक्सक्लूसिवली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पटना। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि क्या कहते हैं कि जो मास्टर प्लान इनविसेज किया था उसके अनुसार हम लोग खरा नहीं उतर सके। 1961-81 के बाद दूसरा और तीसरा मास्टर प्लान भी पटना के लिए बना, लेकिन कुछ खामियों के कारण पटना पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सका। आज पटना बड़े स्लम के रूप में उभर चुका है। बड़ी बड़ी इमारतों ने शहर में अपनी जगह बना ली है, लेकिन कोई भी बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक नहीं है। स्थिति ऐसी है कि शहर को व्यवस्थित करना आज एक बड़ा प्रश्न हो गया है। अब जो व्यवस्था सोच रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए सबसे अच्छा, आधा पटना टूट जाएगा। तो आप इमेजिन कीजिएगा वैसी स्थिति में क्या हो सकता है। आधा पटना को तोड़ना पॉसिबल है? अब इधर ही जाइएगा, देखिए कंपाउंड वाल के ऊपर से घर बना हुआ है हर जगह। अभी जाइएगा इसी सड़क में अब दिखेगा आपको पाटलिपुत्रा कॉलोनी बसा। इट वॉज ए रेजिडेंशियल कॉलोनी, इट वॉज सपोज टू बी प्योरली रेजिडेंशियल कॉलोनी, लेकिन सब लोग उसमें ज़मीन बेच करके चले गए और वहाँ पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गया, मॉल बन गया। इसको किसने रोका? तो लैंड यूज प्लान के ऊपर भी लैंड यूज पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। बायलॉज पर कंट्रोल तो सबसे पहले तो लैंड यूज पर कंट्रोल होना चाहिए कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। इसमें विजन क्या कहते हैं हमारे माने पॉलिटिकल विल को भी नहीं है। आपने अपार्टमेंट एक्ट लाया, अपार्टमेंट एक्ट से आपने राजस्व की वसूली की। क्या सरकार 1 इंच भी मास्टर प्लान रोड कहीं एक्वायर किया? आपको पैसा तो आया, पैसा आया अपार्टमेंट से, ठीक है अपार्टमेंट ही बना,
तो उससे जो पैसा आया, आप जो है सो क्या कहते हैं मास्टर प्लान रोड तो कम से कम बनाते। एक भी मास्टर प्लान रोड आपने नहीं बनाया। तो रोड की चौड़ाई तो हमारी वही 10 फीट 20 फीट या जो पहले से बनी हुई है आपका बेली रोड, या चाहे जो बोरिंग रोड या बोरिंग कैनाल रोड। उसके बाद से जो है सो क्या कहते हैं कि कोई दूसरी चौड़ी सड़क हमको नहीं मिल रही है। तो कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। आज जो पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर हो गया, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है और इतनी ट्रैफिक जाम की बात हो जाती है, तो हम लोग उसको जो है सो क्या कहते हैं कि इग्नोर किए, उस पर कभी सोचे ही नहीं, और कभी सोचे भी तो उस पर जो है सो क्रियान्वयन नहीं किए, जिसका कि जो है सो ये नतीजा है कि पटना आज जो है सो एक बिग स्लम के रूप में डेवलप कर गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि पटना एक प्लान्ड सिटी नहीं है। इसके कई वजह स्वाभाविक हैं, तो कुछ ऐसे भी वजह हैं जिनके कारण हम और आप हैं। पटना का मास्टर प्लान वैसे बना तो कितनी बार, लेकिन सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और इसका रिजल्ट हुआ कि पटना एक अव्यवस्थित शहर बन के रह गया है। तो इसके बारे में चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना का पहला मास्टर प्लान 1961 में बना था, जो 20 वर्षों के लिए बना था 1981 तक, लेकिन इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। इसकी पहली वजह थी पैसे की कमी और दूसरी वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। किसी भी शहर का मास्टर प्लान उस शहर का ऐसा स्केच होता है जिसके माध्यम से शहर के लैंड यूज को निर्धारित किया जाता है। मास्टर प्लान ये भी निर्धारित करता है कि शहर में रेसिडेंशियल और कमर्शियल जगहें कहाँ होंगी। क्या कहते हैं कि मास्टर प्लान में जैसे रेजिडेंशियल यूज़ है, तो वो रेजिडेंशियल यूज़ में जो है सो क्या कहते हैं मिक्सडअप नहीं हो बहुत सारे कमर्शियल और इंडस्ट्रीज के लिए अलग जोन बनाया जाता है। उसी तरह से जो है सो क्या कहते हैं कि आपको इंस्टीट्यूशंस है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्पिटल्स है, तो वो सब भी एरिया डिमार्केट किया जाता है कि वर्तमान में इसका जो है सो एक्सपेंशन कैसे होगा और भविष्य में हमको जो आवश्यकता होगी, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इस शहर में आ रहा है, उसके लिए हम कहाँ इसका जो है सो उचित स्थान सुरक्षित करें। तो लैंड यूज़ जो है सो क्या कहते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्टिविटी है, और वो एक विजुअलाइज करके डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है इमेजिन करके कि ये ग्रोथ जो है सो इस तरह से उसका होगा जिसमें कि इतने पॉपुलेशंस के लिए ये सब व्यवस्था में हो, जिससे कि किसी तरह से स्लम का विकास नहीं हो और क्या कहते हैं कि शहर एक जो है सो नीट एंड क्लीन, और उसमें जो है सो ये भी व्यवस्था की जाती है, गार्बेज कलेक्शंस वगैरह की भी बात की जाती है, उसमें ट्रैफिक की भी बात की जाती है। पटना का मास्टर प्लान 3 बार बन चुका है, लेकिन शहर के लैंड एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं दिया जा सका। 1-2 कॉलोनियों को छोड़कर कहीं भी इसका इनपुट देखने को नहीं मिलता, और जिन्हें रेसिडेंशियल बनाया गया था वहां भी धड़ल्ले से कमर्शियल एक्टिविटीज चालू है। ये लोगों को रियलाइजेशन नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लोगों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए कई रेजिडेंशियल हाउसेज आप मिलेगा आपको कंकड़बाग में, ज़्यादातर राजेंद्र नगर में, या इवन इस आशियाना एरिया में, कि नीचे में क्लिनिक है, हॉस्पिटल है फुल फ्लेजेड, और ऊपर में रेजिडेंशियल से बोला है। तो इस तरह का जो है एक क्लिनिक अलाउड है कि एक छोटा मोटा क्लिनिक डॉक्टर जहाँ बैठ के देखता है रात को शाम को, वो हो सकता है, लेकिन फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल बना देना और उसके ऊपर में घर, तो दोनों के लिए हज़ारदस है। इधर शिवपुरी वगैरह इलाके में आप जाएंगे तो देखेंगे धड़ल्ले से बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है और ऊपर में ये। ऐसा एक क्यों है? ऐसा इसलिए भी है कि गवर्नमेंट ने कोई व्यवस्था नहीं किया। खाली कहने से कि पब्लिक चोर है या कोई गलत काम कर रहा है, दैट इज़ नॉट एडिक्वेट। आपको उसको गलत काम को रोकने के लिए आपको उसके काउंटर जो एक्शन है वो भी करना है। पटना में मास्टर प्लान प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो सका। इसके पीछे कई कारण है जिसने इसे लागू होने से रोका। सबसे बड़ा कारण बिल्डिंग बायलॉज की अनदेखी। शहर में मकान और अपार्टमेंट तो बने, लेकिन सभी नियमों को ताक पर रखकर।
दूसरा कारण रहा मास्टर प्लान लागू कराने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी का सशक्त नहीं होना। जैसे कि अगर बायलॉज के हिसाब से बिल्डिंगें बनती या टाउन एक्सपैंड करता तो भी कुछ राहत मिलती, लेकिन उसके हिसाब से भी नहीं हुआ। कोई नॉर्म्स जो है रेगुलेटरी जो प्रोविजंस था ऑलरेडी, जो भी था थोड़ा बहुत, ऐसे बहुत एडिक्वेट नहीं था, लेकिन जो भी था उसको भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हम लोग, जिसके वजह से ऐसी स्थिति हो गई है। तो अब चूँकि जब से भुज में और गुजरात में जब से अर्थक्वेक हुआ, उसके बाद से थोड़े से लोग जगे और उसका गवर्नमेंट का भी इसके तरफ ध्यान गया, लेकिन फिर भी अब तो जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत का, जो होना था सो तो डैमेज हो गया। मास्टर प्लान में जो डेंसिटी रिकमेंडेड है हर एरिया का, अगर उसको भी फॉलो करते तो इस तरह का जो है सो क्या कहते हैं कि अपार्टमेंट्स नहीं बनता। देखिए अपार्टमेंट्स जो बन रहा है उसका आप एक चीज़ देखिए, उसका जहाँ पर सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी बनता वहाँ पर जो है सो क्या कहते हैं कि माने 2 परिवार रहता, 3 परिवार रहता, वहाँ पर आपने 15, 20, 25 परिवार का व्यवस्था किया। तो अगर एक ही छोटे ज़मीन में 125 आदमी बहाल माने आपने एकोमोडेट किया, अब 125 आदमी के लिए आपका ट्रैफिक, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ये सब सारी सुविधा जो है सो होनी चाहिए। तो वो सुविधा जो है सो क्या कहते हैं कि जो हमारा वाटर बोर्ड है वो सक्षम नहीं है। सब लोगों ने अपना बोरिंग करना शुरू किया, आज जो है सो क्या कहते हैं कि इसका वाटर लेवल जो है सो डाउन हो गया। तो हम एक चीज़ को नहीं सोचते हैं, लेकिन काम तो होगा। सरकार का काम है कि सरकार जो है सो उसको थोड़ी सी विजन रख करके उसको मार्गदर्शन दे, और जहाँ सख्ती हो वहाँ सख्ती भी करे। तो ये जो है सो जो जिस माने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्रिएशन हुआ, वो माने क्या कहते हैं स्पष्ट रूप से हम आपको बता रहे हैं कि उसने उस ऑब्जेक्टिव को, उसमें पदस्थापित कर्मचारी, पदाधिकारी, जो भी लोग भी थे, उन लोगों ने नहीं काम किया। मेरा मानना है अगर वो ढंग से काम करते तो इसका विकास होता। बहुत से ऐसे कारण रहे जो मास्टर प्लान के राह में बाधाएं रही। साथ ही साथ एक और स्वाभाविक कारण रहा, वो था पटना का लीनियर होना, यानी पटना का विस्तार उत्तर में गंगा और दक्षिण में पुनपुन तक नहीं हो सकता। पटना का केवल पूरब और पश्चिम में ही विस्तार संभव है। पटना जो है एक लीनियर सिटी है, वो एक फनल टाइप का है। पटना सिटी में पहले पुराना सिटी था, उसके बाद पाटलिपुत्रा जिसको कहते हैं, उसके बाद आया आपको शिफ्ट हो गया आपका CBD टू डाकबंगला चौक, मुरादपुर से डाकबंगला चौक। अब डाकबंगला से शिफ्ट हुआ बोरिंग रोड, अब बोरिंग रोड से शिफ्ट हो गया राजा बाजार। तो इस तरह से चूँकि लेटरल एक्सपेंशन का उसको बहुत कम पॉसिबिलिटी था, इसलिए क्योंकि साउथ में पुनपुन है, नॉर्थ में गंगा है, तो जाए कहाँ, तो इसलिए वो भी रहा। तो ऐसी स्थिति में इसको और भी ज़्यादा इस पर जो डेवलपमेंट कंट्रोल का ज़रूरत था, लेकिन नहीं हुआ। तो जब डेवलपमेंट कंट्रोल ही नहीं हुआ तो बेतरतीब ढंग से लोग अपना ज़मीन खरीदा और लोगों ने बनाया मकान। तो पहले कुछ प्रयास ये भी हुआ कि भाई रजिस्ट्रेशन जो होता है ज़मीन का, वहीं पर उसको PRDA से परमिशन लेना चाहिए कि ये हाउसिंग करना चाहते हैं तो इनको परमिशन दिया जाए कि नहीं दिया ज़मीन खरीदने के लिए। लेकिन तब फिर उसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, आप कैसे किसी को रोक सकते हैं कहीं खरीद बिक्री करने के लिए, और ये वो। पटना को बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ पुनपुन है। तो पटना बढ़ेगा तो पश्चिम की ओर या पूरब की ओर, पूरब की ओर बढ़ने की बहुत संभावना है। तो उसको कोई प्रयास नहीं है। असल है राजनीति में इच्छा शक्ति का है, मूल है इच्छा शक्ति। अगर सत्ताधारियों को इच्छा शक्ति हो जाए कि पटना का जाम दूर हो जाए, पटना का सब बंद हो जाए, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, तो बहुत असंभव काम नहीं। तो अभी तक आपने देखा कि भारत के अन्य शहरों की तुलना में पटना का न सही से विस्तार हो सका और न ही एक प्लान्ड सिटी के रूप में विकसित हो सका है, जो कहीं से भी आइडियल नहीं हो सकता। हाल के दिनों में देश में 100 स्मार्ट सिटी के विकास की बात कही जा रही है, जिनमें पटना भी एक है। अब देखना यह है कि पटना क्या स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो पाएगा। देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पटना के मास्टर प्लान की। पटना का मास्टर प्लान 2031 बनकर तैयार हो चुका है। इसका प्रारूप तैयार हो चुका है। सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगनी इस पे बाकी है। अब देखना ये होगा कि इस मास्टर प्लान के बाद क्या पटना से आबादी का बोझ कमेगा, क्या पटना एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर निर्भर करता है प्रॉपर्टी का प्रोस्पेक्ट। पटना की अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विस्तार में दिक्कतें तो जरूर थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा दिक्कतें थीं यहाँ की व्यवस्था और मानसिकता की। पटना के अलावा बिहार के किसी और शहर के विस्तार और प्लानिंग पर ध्यान नहीं दिया गया। 1999-2000 में सैटेलाइट सिटी के लिए कुछ जगहों को चिन्हित किया गया, लेकिन 2005 में सरकार ने इसे अप्रूव नहीं किया। दोनों चीज़ इसके लिए जिम्मेदार है। इनका दोनों का सिंक्रोनाइजेशन जब तक नहीं होगा, व्यवस्था और मानसिकता, तब तक आप जो है प्रॉपर ये नहीं रुकेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि बेतरतीब अगर कंस्ट्रक्शन हुआ उसके लिए कोई एक आइटम या वो एक चीज़ जिम्मेदार है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जॉब नहीं है बाहर में तो कोई भी आदमी आकर यहाँ ठेला लगाता है, डेयरी पर काम करता है। लोग को इलाज के लिए जगह नहीं है तो यहाँ आकर के करते हैं। तो इसलिए जब तक और जगह आप फैसिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए रीजनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने पूरे देश के 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की प्लानिंग की है। पटना भी उनमें से एक है, लेकिन आज के हालात को देखते हुए ये काम आसान नहीं लगता है। आज पटना का मास्टर प्लान 2031 अपने अंतिम चरण में है, लेकिन जानकारों के मुताबिक नॉन प्लानर द्वारा पॉलिसी डिसीजन ली जा रही है। जितना प्लानिंग डिसीजंस है दे आर टेकन बाय नॉन प्लानर्स। ये बेसिक बात है। प्लानिंग डिसीजंस को प्लानर को लेना चाहिए, जबकि प्लानिंग डिसीजन नॉन प्लानर्स ले रहे हैं। मिनिस्टर कहेंगे कि ये मास्टर प्लान ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। वैसे प्रोविजन तो एक्ट में है कि भाई आप पब्लिक से मांगिएगा ऑब्जेक्शन सजेशंस। ये कोई मास्टर प्लान बनाता है, चाहे गवर्नमेंट बनाए चाहे कोई प्राइवेट कंसल्टेंट बनाए, तो इट विल बी थ्रोन टू द पीपल कि भाई आप बताइए इसमें क्या ठीक है क्या गलत है नहीं है। तो लोग उसमें देंगे अपना सलाह, और लोग देने के बाद आप एक कमिटी बनी हुई है ऊपर में जो कि उसको देखेगा कि क्या है नहीं है। तो उसके बाद वो रिकमेंड करेगा, फिर कैबिनेट से अप्रूवल होगा और ये होगा। तो वो तो प्रोविजन है ही। उस समय तो लोग अपना ऑब्जेक्शन सजेशंस दे ही सकते हैं और देते भी हैं। पटना को सुंदर व्यवस्थित बनाने की दिशा में सिर्फ कागजी काम ही दिख रहा है। आज लोग भी नियमों को ताक पर रखकर विकास करना चाहते हैं। मुख्य जिम्मेवार जो नगर के अधिकारी हैं, जो PRD है, पहले इम्प्रूवमेंट टेस्ट था, या कॉरपोरेशन है, इन लोगों की कोई रुचि इसमें नहीं है। इनको एकमात्र रुचि है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बन जाए तब उसको पकड़ें और उनको दुहें। रोकना होना चाहिए, बनने के पहले रोकने का व्यवस्था वो है नहीं। ये बनने देते हैं, कोनाइब करते हैं, और बन जाता है तो दूने के लिए इस पर छापा मारते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम जब LSG के मिनिस्टर थे और कॉरपोरेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हमारे अधीन था, तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे। उन्होंने कहा था कि पटना शहर से साफ शहर हिंदुस्तान में कोई नहीं। हमारे यहाँ ये व्यवस्था थी कि सड़क पर एक डिब्बा भी फेंक दीजिए, कार्टन मान दवा का कुछ, तो भी प्रोसिक्यूशन हो जाता था। 3 बार मैंने अपने अधिकारियों को कहा था, एक बार सुबह राउंड दीजिए, एक बार दोपहर राउंड दीजिए, एक बार शाम को राउंड दीजिए। तो यहाँ समस्या है कोनाइवेंस का। ये जितने अधिकारी हैं ये सारा इंक्रोचमेंट, सारा जो अधिकृत है, ये सब इनके मिल से हो रहा है और इनकी मोटी कमाई, कोई इस पर रोकने वाला है नहीं। दुर्भाग्य से पटना देश के उन चुनिंदा सिटी में नहीं आ पाया है जिसे प्लान्ड सिटी कहा जाता है, लेकिन स्थिति इतनी भी कमजोर नहीं है कि पटना का विस्तार और प्लानिंग न हो पाए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू बी शिफ्टेड। जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी शिफ्ट नहीं होगा तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा ना जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज शिफ्ट होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फॉलो करता है पॉपुलेशन। आप वहीं जाइएगा ना जहाँ प्रेस हो, तो आपको नौकरी मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा। कोई भी आदमी अब वहाँ जा करके आप ऐसे जगह में जाइएगा जहाँ पर कुछ ही नहीं है, जहानाबाद आप जाइए, क्या होगा?
आपको कुछ है नहीं। तो इसलिए कहने का मतलब है कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि लोग अट्रैक्ट हों वहाँ जाने के लिए। मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप करता है, तो इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी को डेवलप किया जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग को डेवलप किया जा सकता है। लेकिन इस दिशा में हमेशा पेपर वर्क हुआ और उस पर कुछ खास नहीं हुआ। तो दोस्तों, अभी तक हमने विस्तार से चर्चा की पटना के मास्टर प्लान के विषय में, और साथ ही आपको ये भी बताया कि किस तरीके से इसके सही से इम्प्लीमेंट नहीं होने से आम आदमी को परेशानी हो रही है, बेतरतीब ढंग से निर्माण किए जा रहे हैं जो आम आदमी के परेशानी का सबब बन चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि पटना के मास्टर प्लान को सही ढंग से इम्प्लीमेंट कराया जाए और उसके साथ साथ बी क्लास सिटी और सैटेलाइट सिटी का विकास किया जाए, तभी पटना के लोग पटना पर गर्व महसूस कर सकेंगे। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई और भी जानकारी आप तक देते रहेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव आपके पास है हमारे लिए, तो लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है realbazar.etv@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।